बरेली बड़े बाग स्थित रामलीला ग्राउंड में औपचारिक तरीके से रावण दहन किया गया। कोरोना काल के इस दौर में पहली बार बरेली में सादगी से दशहरे का पर्व मनाया गया। यहां आयोजित होने वाली रामलीला देश की सबसे ऐतिहासिक 453 वर्ष पुरानी रामलीला है। इस बार रावण का छोटा पुतला बनाकर परंपरा निभाते हुए दशहरा पर्व की रस्म अदायगी की गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कोरोना की वजह से इस बार सिर्फ रावण का पुतला दहन कर परंपरा को निभाया गया है। वैसे हर वर्ष यहां पर सबसे ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता था। उत्तर भारत की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से यहाँ की रामलीला है। इसका अपना एक अलग महत्व है। जैसे हम बोलते हैं कि तुलसीदास जी के समय से इस रामलीला का प्रचलन है और इसका एक अपना अलग महत्व है। परंपरा को बनाए रखने के लिए हमारी कमेटी ने इस बार तय किया कि बिना किसी शो के इस कार्यक्रम को एक सांकेतिक रूप में किया जाएगा। जो आप देख रहे हैं, रावण का स्वरूप भी कितना छोटा है और बाकी अन्य कोई नहीं है। अब ये थोड़ी सी रस्म अदायगी हो रही है और ये वास्तव में इस बात के लिए कि परंपरा बनी रहे। देशवासियों से क्या अपील करेंगे विजयदशमी पे? मतलब वास्तव में इस समय देश के अंदर जो वातावरण है, उस वातावरण के अंदर सौहार्द, एकता, एक रूपता बनी रहे और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जिस ढंग से देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं, जिस ढंग से चाहे सीमा का क्षेत्र हो, चाहे देश के अंदर का क्षेत्र हो, इस कोरोना का संकट हो, हर एक काम का बहुत ही बखूबी सफलतापूर्वक वो मुकाबला कर रहे हैं और देश को अच्छी दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग इकट्ठे एकजुट होकर कोरोना के प्रति सतर्क रहें। जो कहा गया है कि दूरी बनाए रखें, चेहरे पर मास्क का प्रयोग करें, ये आवश्यक है। उसके साथ अपने सारे कामों को अंजाम। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर। नंबर 2, मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर। रोल नंबर 4, शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ। बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है। ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों ना रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार द्वारा नारियों की सुरक्षा, सम्मान और महिला स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत आज रायबरेली के जगतपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रोझैया भीकमशाह की कक्षा 8 की मिताली विश्वकर्मा को 2 घंटे का जिलाधिकारी नामित किया गया। इस दौरान मिताली ने फरियादियों की जन समस्या को गंभीरता से सुना तथा कार्रवाई के आदेश भी दिए। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप चलाए जा रहे मिशन शक्ति के लिए मिताली ने सराहनीय योगदान दिया है, जिस कारण उन्हें 2 घंटे के लिए जिला अधिकारी नामित किया गया। इससे महिलाओं में स्वावलंबन के साथ उनमें भय मुक्त भावना जागृत होगी, जो महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में उन्हें एक कदम आगे ले जाएगी। वहीं नामित जिलाधिकारी के रूप में मिताली विश्वकर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा मुझे 2 घंटे के लिए जिलाधिकारी नामित किया गया। इससे मेरा ही नहीं बल्कि सारी जिले की बेटियों का सम्मान बढ़ा है। एक दिन जिलाधिकारी बनकर डीएम साहब वो के सरकार के सपने को साकार करूंगी।
आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पर बैठूंगी। इसके लिए मैं अपने ज़िले के डीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। एक दिन मैं अपनी मेहनत के बल पर डीएम बनके अपने देश की सेवा करूँगी और अपने डीएम सर के सपने को साकार करूँगी। डीएम सर ने आज मेरा ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के बेटियों का मान सम्मान बढ़ाया है। धन्यवाद। ये मिताली विश्वकर्मा जी हैं और इन्होंने चाहे वो कोविड के प्रति जागरूकता हो या नारी शक्ति को हो का कार्यक्रमों सभी में बड़ी अच्छी सहभागिता की है। इनने एक बुकलेट भी बनाई है और जो माननीय मुख्यमंत्री का जो अभियान है मिशन शक्ति का, तो माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि निरंतरता से चलता रहेगा। तो बालिकाओं को एक आत्मबोध कराने के लिए, एक जो माननीय मुख्यमंत्री की आकांक्षाओं के अनुरूप उनको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है और भविष्य में इस तरह के प्रयास हम माननीय मुख्यमंत्री मार्गदर्शन में करते रहेंगे। फतेहपुर में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत जनपद के दौलतियापुर कंपोजिट विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा शिखा यादव को कंपोजिट विद्यालय दौलतियापुर के प्रधानाचार्य राजेश कुमार द्वारा एक दिन का प्रधानाचार्य का कार्यभार सौंपा गया। चार्ज मिलने के बाद शिखा ने जहां विद्यालय में किचन सहित विभिन्न कमरों व उपस्थित रजिस्टर समेत तमाम फाइलों की जांच की, वहीं नवनियुक्त शिक्षकों को वृक्षारोपण के साथ साथ सफाई का संदेश दिया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक अनुपम सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत जहां बेटियों को स्वावलंबन की राह दिखाई जा रही है, ऐसे में विद्यालय प्रबंधन की अनुमति के अनुरूप बेटी को एक दिन के लिए प्रधानाचार्य का कार्यभार दिया गया, जिससे कहीं न कहीं गांव के अन्य बच्चियों में शिक्षा, समरसता और जागरूकता की भावना का विकास होगा और बेटियां प्रगति की राह पर चलकर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारा पूरा विद्यालय परिवार मेहनत के लिए कमर कस ली है और कोविड-19 का जैसे ही दौर खत्म होता है और विद्यालय स्कूल खुलते हैं तो एक नई योजना के तहत हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है कि बालिकाओं और बालकों को सभी को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम चालू किया है, तो उसके तहत हमारे विद्यालय कंपोजिट विद्यालय दौलतियापुर में कक्षा 8 की छात्रा शिखा यादव को हमने एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक पद प्रदान किया, जिससे बेटियां सशक्त बनेंगी और समाज में उन्हें सम्मान मिलेगा। प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा आज एक दिन के लिए कंपोजिट विद्यालय दौलतियापुर में प्रधान अध्यापक का पद प्राप्त हुआ है। मुझे विद्यालय में शिक्षकों के सहयोग से कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। इस विद्यालय के द्वारा सभी हमारे जो 18 पैरामीटर्स हैं ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत पूरे कर लिए गए हैं। वहाँ के सभी शिक्षक बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और इन्होंने लड़की जिसका नाम शिखा यादव है, ये मीना मंच के अंतर्गत पावर एंजल के पद पर है और इनकी बाल संसद में ये प्रधानमंत्री के पद पर है और इसको प्रधानाध्यापक का पद सौंपने का कार्य जो किया गया है निश्चित तौर पे प्रशंसनीय है और बेटियों को ये आगे ले जाएगी। उनमें आत्मबल, आत्मनिर्भरता, ये जैसे गुण हैं वो पैदा होंगे और निश्चित तौर पे हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी। मेरठ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 1,77,746 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों के खाते में 2,000 रुपए आने से किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। किसानों ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में ये पैसा उनके बहुत काम आया। वो इस पैसे को अपनी खेती के लिए खाद बीज लाने के काम के साथ घर खर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी में भी ये पैसे रुके नहीं और लगातार किसानों के खातों में आते रहे, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों के हित में बड़े निर्णय कर रहे हैं जो स्वागत योग्य हैं। और जो ये केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2,000 रुपये की ये तिमाही की जो किस्तें आती हैं हमारी, इससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। हमारा समय पे खाद बीज पानी का काम चलता है और हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। और हमारे इस समय जो हमारा यहाँ कोरोना काल में संकट आया है, कोरोना बीमारी जो फैली है, उसमें भी हमारे 2,000 रुपये आए हैं। उसमें हमारे कोई ये नहीं है कि हमारी केंद्र सरकार ने कोई किस्त रोकी है।
हाँ जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा है जी, ग्राम खासपुरा, डिस्ट्रिक्ट मेरठ का रहने वाला हूँ मैं। और जी 2000 रुपये जो किसानों की सम्मान निधि आ रही है वो मेरे खाते में आ गई है, मेरे भाई के खाते में भी आ गई है जी। और उससे हमें जो लाभ मिल रहा है जी, अपनी दवाई खाद बीज को कुछ बढ़ोतरी हो रही है, उससे फ़ायदा हो रहा है जी हमें। हम हर 2003 बार में आते हैं, 2003 बार में आते हैं, 6000 रुपये एक साल में आते हैं। तो और बराबर आते रहते हैं, हम उसे अपना खर्चा चलाते हैं, हम दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, अपने खर्चे के लिए परिवार में आश्रित नहीं होते हैं, उस खर्चे से हम अपना खर्चा चलाते हैं। बिहार में राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों में प्रचार आज शाम खत्म हो रहा है। लिहाजा आज आखिरी दिन के लिए सभी दलों के प्रचारक नेता मतदाताओं को आकर्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 35, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 और विकासशील इंसान पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर महागठबंधन के अंतर्गत राष्ट्रीय जनता दल ने 42 सीटों पर और कांग्रेस ने 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी माले के बीच 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और LSP और जन अधिकार पार्टी के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर आज से 2 दिन भारत यात्रा पर हैं। दोनों ही नेता कल भारत पर हैं। दोनों ही नेता कल भारत के साथ तीसरी 2+2 वार्ता में हिस्सा लेंगे। राजधानी दिल्ली में होने वाले इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने समकक्षों के साथ चर्चा करेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री पोम्पियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी करेंगे। अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए पोम्पियो का कई अन्य भारतीय नेताओं और उद्योग जगत के लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। मुख्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर भारत और अमेरिका बातचीत के बीच साझा मूल्यों, प्रतिबद्धता पर आधारित मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। दिल्ली में आज से 4 दिन की आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। सम्मेलन के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के नेतृत्व में सेना की ऑपरेशन तैयारी सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जनरल नरवणे की अगुवाई में कॉलेजिएट प्रणाली के जरिए सेना की सभी अहम मुद्दों पर पॉलिसी को अंतिम रूप देने की भी संभावना है। इस सम्मेलन को रक्षा मंत्री और CDM सहित वायुसेना प्रमुख और नौसेना अध्यक्ष भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि अंडमान निकोबार के समूह भी पहली बार इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। कल 27 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सेना के सभी कमांडर्स को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान तीनों सेनाओं के एकीकरण, संयुक्त ऑपरेशन और भविष्य में बनने वाली थिएटर कमांड पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए विजयदशमी के अवसर पर देश को संबोधित किया। बाराबंकी जिले में हसनगंज स्थित मां वैष्णो स्वयं सहायता समूह चला रहे के साथ गांव की कई महिलाओं द्वारा इस कोरोना संकट काल में गांव के बुजुर्गों, बच्चों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मजदूरों एवं बाहर से लौट रहे प्रवासियों के लिए निःशुल्क खादी मास्क बनाकर लोगों को वितरण किए जाने की प्रधानमंत्री ने सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की तमाम महिलाओं ने इस कोरोना संकट के समय हजारों खादी के मास्क बनाकर स्वदेशी की मुहिम से जुड़ी हैं। महामारी चल रही थी तब हमने टीवी में और अपने मोबाइल न्यूज़ में देखा कि प्रवासी मजदूर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सब बाहर से आ रहे थे। कुछ हमारे गांव में भी बहुत आए थे। तो उन लोगों को देख के बहुत तभी दुकानें, बाजार सब बंद थे और मास्क नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए हम लोग समूह की बहनें ने सब मिलके मीटिंग, लोग कपड़ा अपने यहाँ समूह के माध्यम से मंगाकर मास्क सिल के हम लोग जो प्रवासी मजदूर थे, बुजुर्ग, बच्चे और बहनों को हम लोग मास्क वितरण किए और हम लोग मदद करके बहुत अच्छा, अभी भी हम लोग मास्क देते हैं जिसके पास नहीं होता, सिर्फ निस्वार्थ हमने सेवा की।
और वो किसी की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोगों की कोई प्रशंसा करता है या तो ये सुन के बहुत खुशी होती है। हमारे समूह में एक सुमन दीदी हैं। ये कोरोना काल चल रहा था, हम लोग खाली बैठे हुए थे तो इन्होंने कहा क्यों ना समाज की सेवा की जाए। तो हम लोगों ने मास्क बनाने का कार्य शुरू किया। उसमें कुछ बच्चों और बुजुर्गों को मास्क वितरित किया। प्रवासियों को, मनरेगा के मजदूर जो थे तो उन लोगों को मास्क दिया हम लोगों ने, जिससे वो बहुत प्रसन्न हुए। और हम लोग अब भी निःशुल्क मास्क वितरण कर रहे हैं। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में जनपद बाराबंकी के एक छोटे से गांव की एक साहसी महिला की कहानी को हम सबके साथ साझा करके हम सबका मान सम्मान बढ़ाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके अंतर्गत इस इनके समूह को जो रिवॉल्विंग फंड की धनराशि होती है 15,000 रुपये और जो एक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है उसकी जो धनराशि होती है वो इनके समूह को हस्तांतरित किया था। और उसी के माध्यम से श्रीमती सुमन देवी ने कुछ धनराशि लेकर उधार में स्वरूप लेके एक अपने परचून की दुकान आरंभ किया था। और इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो मुझे जानकारी मिली है निःशुल्क मास्क बनाए थे, खादी के मास्क, और उसका वितरण किया था अपने में गांव में ही। और बहुत ही ये एक नेक कदम उन्होंने उठाया था इस आपदा की घड़ी में। मुरादाबाद जिले के किसान अब परंपरागत खेती को छोड़ कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। किसान कहते हैं कि गन्ने की खेती में बकाया भुगतान जैसी एक बड़ी समस्या रहती है, लेकिन कमल फूलों की खेती की बिक्री के लिए उनको भटकना नहीं पड़ता है। फूलों की बड़ी तादाद स्थानीय बाजार में खप जाती है, लेकिन डिमांड और अच्छे मुनाफे के लिए इन फूलों को दिल्ली और हरिद्वार की फूल मंडी में भी सप्लाई किया जाता है, जहां फूलों का बहुत अच्छा रेट मिलता है। जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार के मुताबिक कमल खेती के लाभ को देखते हुए अब किसान ने अपने खेत में उर्वरक भूमि को खोदकर तालाब बनाकर कमल की खेती कर रहे हैं। और तालाबों की वजह से खेती होती है यहाँ, इससे लाभ बहुत है। ये 70 रुपये से 100 रुपये तक का इसका किलो का रेट है। तो हमारे जितने सैनी भाई हैं ज़्यादातर वो इस खेती को करते हैं और ये 5 या 6 महीने में खेती तैयार हो जाती है। इसका फूल बहुत महंगा बिकता है। अब जैसे अभी दीपावली आएगी, 100 रुपये का एक फूल बिकेगा इसका। अपने खेतों में ये लोग पैदा कर लेते हैं और इसकी सब्जी बनती है जिसका नाम भसींडा और कमल ककड़ी बोलते हैं। और इसका जो फूल है इस पे जो छतिए आती है उसमें कमल गट्टा निकलता है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।